नमस्कार साथियों, मैं अनूप पुनिया आप सभी का एग्जाम गुरुकुल बाय अनूप पुनिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी की सीरीज में हम लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय स्वशासनीय स्थानीय सरकार का जो चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं। और मैंने बताया था स्थानीय सरकार या स्थानीय स्वशासन में क्या आता है। तो जो ग्रामीण स्तर पे पंचायत आती है और जो शहरी स्तर पे यानी नगरीय स्तर पे क्या आता है, नगर पालिका आती है। तो इन चीजों के बारे में हम पढ़ रहे हैं और पिछली दो क्लासेज में हमने देखा कि किस तरह से आजादी से पहले हमारे देश में स्थानीय स्वशासन हुआ करता था और उसके बाद आजादी के बाद 1992 में जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 73वां संविधान संशोधन आता है, यानी 1992 तक किस तरह से प्रोग्राम चले और प्रोग्राम के बाद फिर जो उनकी जांच के लिए अलग अलग कमेटी आई, जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी आई, अशोक मेहता कमेटी आई, जीवी राव कमेटी, गोडगिल जो कमेटी थी ये आई। उनमें क्या क्या सुझाव दिए गए। और उसके बाद फिर मैंने बताया था कि जो नरसिम्हा राव जी सरकार गवर्नमेंट थी उस समय पे क्या हुआ, दो संविधान संशोधन ले गए 1992 में 73वां संविधान संशोधन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसमें क्या जोड़ दिया गया, उसमें हमारे संविधान में पंचायती राज के जो प्रावधान है वो ऐड किए गए और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में म्युनिसिपैलिटीज यानी नगर पालिकाओं के जो प्रोविजन है वो जोड़े गए। तो आज हम पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे इस क्लास में और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे म्युनिसिपैलिटीज के बारे में। ठीक है, तो जो पंचायती राज है कौन से संविधान संशोधन में जोड़े गए, मैंने बताया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, और इसी को हम देखेंगे। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया और इसको जो लागू किया गया, इंप्लीमेंट कब किया गया, इसको इंप्लीमेंट किया गया, कब इंप्लीमेंट किया गया, 24 अप्रैल 1993 में। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को इसको लागू किया गया। इसलिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पंचायती राज डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, पंचायती राज डे, पंचायती राज जो दिवस है वो मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और सबसे पहले कहां लगाया गया, सबसे पहला जो स्टेट था जहां पे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लागू किया गया, एमपी मध्य प्रदेश में। देखो सबसे पहले पंचायती राज, जब संवैधानिक दर्जा उनको पंचायती राज को नहीं मिला हुआ था तो क्या बताया था मैंने, वो बताया था जो राजस्थान है, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट के बगदरी गांव में। ठीक है, और लेकिन जो 73वां संविधान संशोधन सबसे पहले कहां लागू किया गया, ये एमपी में लागू किया गया। ठीक है, तो जो पंचायती राज के जो प्रावधान थे क्या थे, कहां पे ऐड किए गए हमारे संविधान के, पार्ट 9 में, भाग 9 में। ठीक है, भाग 9 में जो पार्ट 9 में इसमें आर्टिकल जोड़े गए कितने, इसमें आर्टिकल जोड़े गए 16। कितने आर्टिकल जोड़े गए, 16 आर्टिकल जोड़े गए। कहां से कहां तक, आर्टिकल 243 टू 243O। ठीक है, 243 टू 243O यानी 16 आर्टिकल इसमें ऐड किए गए। और क्या जोड़ा गया इसमें ऐड किया गया, क्या ऐड किया गया, 11th शेड्यूल यानी 11वीं अनुसूची। ठीक है, 11वीं अनुसूची ऐड की गई और इसके अंदर 29 विषय 29 सब्जेक्ट्स रखे गए, विषय रखे गए। और इन विषयों के ऊपर जो पावर है राज्य विधानमंडल के द्वारा पंचायतों को 29 विषयों के ऊपर पावर दी जा सकती है। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन था ये। ठीक है, 11th शेड्यूल जोड़ा गया, ये याद रखना आपको। जो 11th शेड्यूल कब जोड़ेगी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। ठीक है, और कब लागू हुआ है, 24 अप्रैल 1993 को। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले कहां पे, एमपी में इसको लागू किया गया। ठीक है, इसमें और राजस्थान और एमपी में कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, और कहां पे है ये पार्ट 9 में है, भाग 9 में है और इसमें 16 आर्टिकल जोड़े गए थे। 16 आर्टिकल यानी 243 टू 243O है ये। ठीक, हिंदी में इसको अगर लिखना हो तो अणे लिखते हैं। ठीक है, और कौन सी 11वीं अनुसूची इसमें जोड़ दी गई जिसमें 29 विषयों के
29 विषय जुड़े हुए जिसके ऊपर राज्य विधानमंडल है जो पंचायतों को पावर दे सकता है। ठीक है, ये देखा। अब देखते हैं पंचायती राज क्या होता है। ये तो देख लिया भाई, इतनी चीजें 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ दिए गए। तो सबसे पहले तो देखो पंचायती राज में अगर ग्रामीण स्तर पे देखो तो सबसे पहले ग्राम सभा होती है। क्या होती है? ग्राम सभा होती है। तो सबसे पहले क्या होता है? ग्राम सभा। ग्राम सभा आपने सभी ने सुने होगा। ग्राम सभा, ठीक है। ग्राम सभा क्या होता है? ग्रुप होता है। किसका ग्रुप होता है? ग्रुप होता है जो रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं विलेज में। ठीक है, रजिस्टर्ड वोटर्स का, रजिस्टर्ड वोटर्स का यानी समूह है, या समूह बोल लीजिए किसका? पंजीकृत जो वोटर हैं, पंजीकृत मतदाता। ठीक है, अब बोलोगे फिर अगर ग्राम सभा ये है तो ग्राम पंचायत क्या है? जो ग्राम पंचायत है ठीक है, क्या है? ग्राम पंचायत है, हिंदी में तो लिख ही लोगे इसको, ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत होती है जो ग्राम सभा की एक एग्जीक्यूटिव होती है, यानी कार्यकारिणी। जिस तरह से राज्य विधानमंडल में यानी राज्य सरकार में एक कैबिनेट होती है क्या करने के लिए? कार्य करने के लिए। तो ये मान लीजिए जो ग्राम पंचायत होती है ग्राम सभा की एक कैबिनेट है, उसके समान है। ठीक है, यानी ये क्या होती है? एग्जीक्यूटिव ऑफ ग्राम सभा, एग्जीक्यूटिव ऑफ ग्राम सभा, यानी ग्राम सभा की कार्यकारिणी, ग्राम सभा की कार्यपालिका लिख सकते हो, कार्यपालिका या कार्यकारिणी। ठीक है, ग्राम सभा की कार्यकारिणी, यानी एक्चुअल रूप से कार्य कौन करती है? ग्राम पंचायत कार्य करती है। ठीक है, और फंक्शन क्या होते हैं? ग्राम सभा के फंक्शन होते हैं जो राज्य जो विधानमंडल है उसके द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं। यानी फंक्शन क्या है फिर इसके? डिटरमाइंड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, यानी जो कार्य है राज्य विधानमंडल द्वारा तय किए जाते हैं, राज्य विधानमंडल द्वारा तय किए जाते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? राज्य का जो विधानमंडल मैंने बताया था जो 29 विषय है उसके ऊपर भी पावर कौन देती है? राज्य विधानमंडल ही उसके अंदर देती है। और स्ट्रक्चर कैसी है? स्ट्रक्चर है 3 टायर। कैसी स्ट्रक्चर इसके अंदर है पंचायती राज में? यानी संरचना कैसी है? तो कैसी है? 3 टायर, यानी त्रिस्तरीय है, 3 सतर हैं। लेकिन जहां पे अगर पॉपुलेशन 20 लाख है, कितनी पॉपुलेशन कितनी है? अप टू 20 लाख, पॉपुलेशन अप टू 20 लाख। जनसंख्या कितनी है? 20 लाख तक ही जनसंख्या है। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट है वहां पे 20 लाख तक की जनसंख्या है, तो यहां पे जो इंटरमीडिएट लेवल है, यानी जो ब्लॉक स्तर पे है, ब्लॉक लेवल है, जैसे ब्लॉक लेवल क्या? ब्लॉक समिति होती है, पंचायत समिति होती है। नोट नेसेसरी, ये क्या है? नेसेसरी नहीं है, नोट नेसेसरी। ठीक है, क्या है? नेसेसरी नहीं है। ठीक है, तो यानी अगर 20 लाख तक की जनसंख्या है तो वहां पे क्या है? जो ये इंटरमीडिएट लेवल या ब्लॉक लेवल क्या है? नेसेसरी नहीं है। ठीक है, तो ये बातें आप समझ गए होंगे। जो ग्राम सभा होती है, जो पंजीकृत मतदाता होते हैं उनका समूह होता है। ग्राम पंचायत होती है जो ग्राम सभा की कार्यकारिणी होती है। फंक्शंस कार्य क्या होते हैं? राज्य विधानमंडल द्वारा तय किए जाते हैं। स्ट्रक्चर कैसी है? 3 टायर है, 3 टायर है, इसको आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, कैसी है? 3 टायर है। और पॉपुलेशन जहां पे 20 लाख तक है वहां पे क्या है? वहां पे जो इंटरमीडिएट लेवल यानी जो मध्य स्तर है उसको क्या है? वो जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई होगी उम्मीद करता हूं। अब देखो 3 टायर सिस्टम देखते हैं। ये जो 3 टायर सिस्टम है ये क्या है? 3 टायर सिस्टम है, पहले भी देख चुके हैं इसको। वैसे हम जब हमने बलवंत राय मेहता समिति पढ़ी थी उसके अंदर रिकमेंडेशंस थे जो बलवंत राय मेहता के कि 3 टायर सिस्टम होना चाहिए हमारे देश में। तो क्या देखेंगे? 3 टायर सिस्टम, यानी त्रिस्तरीय प्रणाली।
त्रिस्तरीय प्रणाली। ठीक है, त्रिस्तरीय प्रणाली में जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होगा, यानी जिला स्तर पे क्या क्या, एक तो जिला स्तर है, दूसरा क्या है, दूसरा है ब्लॉक स्तर यानी इंटरमीडिएट लेवल जिसको बोलते हैं, ब्लॉक या इंटरमीडिएट लेवल। ठीक है, यानी ब्लॉक बोले तो खंड या मध्य स्तर, और एक क्या है विलेज स्तर लेवल, विलेज लेवल यानी जो ग्राम स्तर पर। ठीक है, 3 स्तर ये 73वां संविधान संशोधन में हमारे जो लोकल गवर्नमेंट है उसके अंदर बना दिए गए। अब जो डिस्ट्रिक्ट स्तर के ऊपर डिस्ट्रिक्ट पंचायत बोला गया, क्या बोला गया इसको, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत यानी जिला पंचायत इसको बोला गया। ठीक है, जिला स्तर पे क्या बोला गया, जिला स्तर पे जिला पंचायत बोला गया, और जो ब्लॉक स्तर पे क्या बोला गया, ब्लॉक पंचायत बोला गया, खंड पंचायत यानी खंड पंचायत। ठीक है, और ग्राम स्तर पे क्या बोला गया, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत यानी ग्राम पंचायत। ठीक है, ये बोला गया। अब बात थी कि जो इनके सदस्य कैसे हो गए, इनके जो सदस्य है, जो सभी के सदस्य क्या होंगे, सभी के सदस्य नॉमिनेटेड होंगे, सॉरी डायरेक्ट इलेक्टेड होंगे। तो मेंबर ऑफ ऑल थ्री, मेंबर ऑफ ऑल थ्री लेवल क्या हो गए, डायरेक्ट इलेक्टेड बाय पीपल, यानी जो तीनों सत्रों के सदस्य वो क्या सीधे जनता द्वारा चुने जाएंगे, सीधे जनता द्वारा चुने जाएंगे, यानी प्रत्येक सिलेक्शन होगा। ठीक है, क्या होगा, प्रत्येक सिलेक्शन होगा। तो ये तो क्या हो गया, मेंबर हो गया, याद रखना तीनों स्तर पे मेंबर क्या है, सीधे जनता के द्वारा चुने जाएंगे। लेकिन अगर बात करें चेयरमैन की, तो जो सभी के चेयरमैन है, सभी के चेयरमैन क्या है, सभी के चेयरमैन इनडायरेक्ट रूप से चुने जाएंगे। ठीक है, यानी जो चेयरपर्सन है, चेयरमैन है क्या है, सभी के इनडायरेक्ट रूप से चुने जाएंगे। चेयरपर्सन यानी अध्यक्ष क्या होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, और इसका भी जो चेयरपर्सन है अध्यक्ष, वो क्या हुआ, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष चुनाव जिसको बोलते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है, और यहां पे भी जो चेयरपर्सन होगा वो क्या हुआ, इनडायरेक्ट इलेक्शन। समझ में आ गया होगी इतनी चीजें आपको। ठीक है, यानी जो सभी के सदस्य है, सभी के सदस्य तो क्या है, जो सभी के सदस्य तो इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं, सॉरी ये ग्राम पंचायत है, जो ये इसका जो चेयरपर्सन का इलेक्शन है, ये इस यहां पे मैं इसको करेक्ट कर देता हूं। देखो जो दोनों सत्र है, इनके जो अध्यक्ष है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाए जाएंगे, लेकिन जो इसका इलेक्शन है चेयरपर्सन का, जो ग्राम पंचायत का, ये डिटरमाइंड बाय, इसका इलेक्शन क्या है, चुनाव डिटरमाइंड बाय किसके द्वारा, स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल द्वारा इसको तय किया जाएगा। ठीक है, राज्य विधानमंडल द्वारा तय या निर्धारित, राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित, राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित। ठीक है, तो यानी राज्य विधानमंडल अगर कहेगा इलेक्शन डायरेक्ट होगा तो डायरेक्ट होगा, और अगर कहेगा डायरेक्ट इलेक्शन इनडायरेक्ट होगा तो इनडायरेक्ट होगा। तो ये हो गए सभी के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से सीधे जनता के द्वारा चुने जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट पंचायत के, जिला पंचायत और खंड पंचायत के जो सदस्य हैं यानी अध्यक्ष है, सॉरी, वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे, जिसको हम इसको ब्लॉक पंचायत को पंचायत समिति बोल देते हैं। विलेज स्तर पे जो चेयरपर्सन है वो जो राज्य विधानमंडल उसके द्वारा तय किए जाएंगे कि सीधे
प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कैसे चुने जाएंगे। और एक बात क्या है, यहां पे जो दोनों सत्र है, यहां पे कुछ सदस्य एक्स ऑफिशियो मेंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। यहां पे क्या है, मे बी सम एक्स ऑफिशियो मेंबर, एक्स ऑफिशियो मेंबर पदेन सदस्य हो सकते हैं। क्या पदेन सदस्य, ये किसके द्वारा, ये भी राज्य विधानमंडल द्वारा तय होंगे, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा तय, ठीक है, राज्य विधानमंडल द्वारा क्या हुए, तय हो गए। तो ये थे क्या, 3 टायर सिस्टम जो था ये लागू किया गया, ठीक है। उसके बाद आगे जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा वो सभी के सभी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उससे संबंधित, मतलब उसके जो कॉन्सेप्ट है सभी सेम होंगे, ठीक है। जैसे रिजर्वेशन पढ़ेंगे, स्टेट फाइनेंस कमीशन पढ़ेंगे, स्टेट इलेक्शन कमीशन पढ़ेंगे, वहां पे मैं वैसे बताऊंगा, यहां पे नोट कर लेना, और सभी के सभी कॉन्सेप्ट क्या है वहां पे सेम होंगे। तो आगे देखते हैं अब रिजर्वेशन का क्या प्रावधान रहता है। तो हमने देखा किस तरह से भाई जो सभी समितियां आई थी, सभी समितियों में सुझाव दिया गया कि जो राजनीतिक आरक्षण यानी पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी होना चाहिए, जो मैंने बताया भी था आपको कि किस तरह से जब मैंने लोकसभा पार्लियामेंट का टॉपिक पढ़ा था उस समय बताया था, ठीक है। तो रिजर्वेशन कैसे होना चाहिए, हर 10 साल के बाद क्या है, 104वां संविधान संशोधन हुआ, उसको पॉलिटिकल रिजर्वेशन को कितने साल के लिए बढ़ा दिया, पॉलिटिकल रिजर्वेशन को लिए को अगले 10 साल के लिए यानी 2030 तक उसको बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो बात करें रिजर्वेशन की, देखो ये रिजर्वेशन के जो आगे जो जितने भी कॉन्सेप्ट है मैं बताऊंगा वो सारे के सारे नगर पालिका यानी म्युनिसिपैलिटीज के लिए 74वां संविधान संशोधन में भी सेम है, इसलिए वहां यहाँ पे पंचायत है, वहां पे क्या है, नगर पालिकाएं हैं। तो मैं इतना डीपली नहीं कराऊंगा, आप यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। तो रिजर्वेशन की बात करें पंचायती राज में, यानी आरक्षण की बात करें, किसकी, आरक्षण की बात करें, तो आरक्षण की बात करें तो क्या है, सबसे पहली बात तो क्या है, जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें ये कहा कि भाई रिजर्वेशन होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए किसके लिए, एससी एंड एसटी के लिए, एससी एंड एसटी के लिए, ठीक है। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन यानी आरक्षण होना चाहिए, पॉलिटिकल रिजर्वेशन होना चाहिए, और जो कितना होगा वो किसके, इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन, इन प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में क्या होना चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए। और इसमें क्या है, इस एससी एसटी में 1/3 की क्या होगी, वुमेन होगी, वीमेन होगी यानी महिलाएं होगी, ठीक है। कौन होगी, महिलाएं होगी। उसके बाद अगर सेकंड बात करें, जो टोटल रिजर्वेशन फॉर वुमेन है, टोटल रिजर्वेशन फॉर वुमेन यानी महिलाओं के लिए कुल रिजर्वेशन कितना होगा, फिर सभी सारा है जो मतलब टोटल जो मेंबर हैं उनमें से महिलाओं के लिए कुल रिजर्वेशन या कुल आरक्षण कितना होगा, नॉट लेस देन 1/3 ऑफ टोटल मेंबर, नॉट लेस देन 1/3 ऑफ टोटल, ठीक है। यानी कुल के 1/3 से कम नहीं, कुल के 1/3 से कम नहीं। और बहुत से स्टेट ऐसे हैं इसको 1/2 यानी हाफ 50% भी, यहां तो देखो 33% बनता है। बहुत से ऐसे स्टेट आज के समय में लगभग 22 स्टेट ऐसे हैं जिसमें महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दे दिया गया, और ये बहुत अच्छी बात है। वीमेन जो मतलब महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं की भागीदारी राजनीति में या महिलाओं की भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत करने में, ये बहुत अच्छा कदम है, ठीक है। तो यानी वीमेन एम्पावरमेंट की बात इससे की जा सकती है। तो कुल के कम से कम 1/3 तो होनी ही चाहिए, और मैंने बताया लगभग 22 स्टेट ऐसे हैं जहां पे 50% का रिजर्वेशन महिलाओं के लिए कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है एससी एसटी के लिए, इसको तो 10-10 साल के लिए बढ़ाया जाता है, लेकिन जो महिलाओं का रिजर्वेशन है उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, ये हमेशा रहेगा। हमारे संविधान में ऐसा लिखा हुआ है, ये नहीं कि ये 2030 के बाद समाप्त हो सकता है या आगे 10 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा, ऐसा कुछ प्रावधान महिलाओं के रिजर्वेशन के लिए नहीं है। उसके बाद फिर बात आती है ओबीसी के रिजर्वेशन, किसके लिए, थर्ड बात आती है रिजर्वेशन यानी आरक्षण किसके लिए,
ओबीसी के लिए। तो ये क्या है, ये राज्य विधानमंडल के द्वारा तय किया जाता है, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक प्रोविजन, स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक प्रोविजन, ठीक है। यानी राज्य विधानमंडल प्रावधान बना सकता है, राज्य विधानमंडल प्रावधान बना सकता है, यानी राज्य विधानमंडल क्या दे सकता है, ओबीसी को आरक्षण दे सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो रिजर्वेशन है वो सभी सत्रों पे होगा, चेयरमैन और मेंबर सभी के लिए, यानी रिजर्वेशन क्या है, फॉर ऑल एट ऑल लेवल। आरक्षण किसके लिए, सभी सत्रों पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, ग्राम लेवल पे, यानी फॉर एट ऑल लेवल, सभी सत्रों पर। इसके लिए भी, मेंबर्स के लिए भी, और चेयरपर्सन यानी अध्यक्ष के लिए भी, ठीक है। चेयरपर्सन यानी अध्यक्ष के लिए भी क्या होगा, रिजर्वेशन होगा। तो सारे के सारे जो रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट हैं, ये सभी के सभी कॉन्सेप्ट में लिख देता हूं। यहां पे तो हमने किसके लिए पढ़े, पंचायत के लिए पढ़े, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे किसके लिए, म्युनिसिपैलिटीज के लिए, नगर पालिकाओं के लिए। तो इसलिए क्या है, उनको वहां पे मैं वैसे ओरली यानी मौखिक रूप से बताऊंगा, यहां पे आप इनको नोट कर सकते हो और साथ में ऐसे लिख लेना, ये दोनों के लिए क्या है, सेम है, ठीक है। ये बात हुई। उसके बाद अगर बात करें क्वालिफिकेशन की, कि सदस्य कौन बन सकता है, ठीक है। नोट कर लिया हुआ आपने सभी ने, एक बार वीडियो पॉज करके नोट कर लेना आराम से, ठीक है। तो बात करते हैं क्वालिफिकेशन, यानी कौन पंचायत का मेंबर बन सकता है, ठीक है। कौन बन सकता है पंचायत का मेंबर, तो कौन बन सकता है, वैसे तो एक ही दो क्वालिफिकेशन लिखी हुई है। एक तो ये है कि एज कितनी होनी चाहिए उसकी, 21 ईयर्स होनी चाहिए, यानी 21 वर्ष का वो होना चाहिए, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, यानी योग्यता की बात करें, तो क्या है, पहली तो आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। दूसरी क्या है, और जो योग्यताएं राज्य विधानमंडल के द्वारा तय की जाएगी, यानी रिमेनिंग क्वालिफिकेशन किसके द्वारा, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा तय की जाती है, रिमेनिंग स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, बाय स्टेट लेजिस्लेचर, यानी राज्य विधानमंडल द्वारा ये तय की जाती है। क्वालिफिकेशन के बारे में आपको इतना ही पढ़ना है। पहले तो क्या है, उसकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, और दूसरी क्या है, जो बची हुई जो योग्यताएं है वो राज्य विधानमंडल के द्वारा तय की जाती है। उसके बाद है नेक्स्ट टर्म यानी कार्यकाल। अगर नॉर्मली बात करें तो 5 साल का होता है, कितना, 5 साल का, लेकिन बीच में क्या डिसॉल्व भी हो सकता है, पंचायत है जो भंग भी की जा सकती है, ठीक है। ये भी सारे कॉन्सेप्ट किसके लिए भी है, नगर पालिकाओं के लिए भी है, आप इनको भी ध्यान में रखोगे। भंग हो सकती है बिफोर एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर, यानी 5 वर्ष से पहले भी। तो अगर मान लो 6 महीने से ज्यादा कार्यकाल बचा हुआ है, ठीक है, यानी 6 महीने से ज्यादा कार्यकाल बचा हो तो री इलेक्शन होगा, यानी री इलेक्शन विद इन 6 मंथ, पुनः चुनाव होगा विद इन 6 मंथ, 6 महीने में, ठीक है। और जो री इलेक्शन के बाद जो पंचायत आएगी फॉर रिमेनिंग पीरियड, शेष कार्यकाल के लिए या शेष टर्म के लिए, शेष समय के लिए, मान लो इलेक्शन हुआ 2 साल तक जो पंचायत ने काम किया, और 2 साल बाद वो अगर डिसॉल्व हो जाती तो जो नई जो पंचायत आएगी वो किसके लिए, बचे हुए 3 साल के लिए कार्य करेगी, ठीक है। ऐसा कहने का मतलब है इसका, यानी अगर डिसॉल्व पंचायत भंग हो जाती है तो पुनः चुनाव होता है 6 महीने के अंदर, अगर कार्यकाल 6 महीने से ज्यादा का बचे हुआ। देखो अगर मान लो 5 वर्ष में कार्यकाल पूरा होना है और
बचे हुए 4 ही महीने या 5 ही महीने, तो फिर क्या है, इन 4 या 5 महीनों के लिए चुनाव नहीं करवाया जाता, और क्या है फिर जो साथ में जो जैसे आम चुनाव होता है उसी के साथ उसका चुनाव करवा लिया जाता है। ठीक है, 6 महीने से कम का अगर समय बचा हुआ है, और जो दोबारा चुन के पंचायत आती है उसका कार्यकाल शेष पीरियड के लिए यानी शेष समय के लिए होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसके लिए भी है, ये सारी चीजें म्युनिसिपैलिटीज के लिए भी है। उसके बाद नेक्स्ट है पावर्स एंड फंक्शन। पावर्स एंड फंक्शन, पावर्स एंड फंक्शन मतलब कार्य और शक्तियां क्या है, तो कार्य और शक्तियां है जो कार्य और शक्तियां, पावर एंड फंक्शन, पावर्स एंड फंक्शन, कार्य तथा शक्तियां। ठीक है, कार्य तथा शक्तियों की बात करें, सबसे पहले तो क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और सोशल जस्टिस के लिए है जो प्लान को प्रिपेयर करना। पहला क्या है, प्रिपरेशन ऑफ प्लान, यानी शॉर्ट में लिख देता हूं, प्रिपेयर प्लान किसके लिए, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस यानी क्या योजना तैयार करना किसके लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास के लिए, किसके, पंचायत के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए। सारी चीजें म्युनिसिपैलिटीज में ही पढ़ेंगे तो ठीक है। सेकंड क्या है, इंटरेस्टेड फंक्शन या इंटरेस्टेड वर्क, यानी सौंपे गए कार्य, कौन से, इनके लिए, यानी इनके लिए, किसके लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए कोई कार्य सौंप दिए, कोई उनसे संबंधित कोई योजना उसको लागू करवाने के अगर कोई कार्य है वो अगर पंचायत को सौंप दिए तो फिर उसका भी कार्य क्या करती है, पंचायत करती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, थर्ड क्या है, थर्ड है जो पावर्स रिलेटेड टू 29 सब्जेक्ट्स, कहां पे मैंने बताया था, इन 11th शेड्यूल, इन 11th यानी 11वीं अनुसूची में जो 29 विषय हैं उसके संबंध में किसके द्वारा, बाय स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपे गए कार्य, यानी 29 विषयों में कोई एक विषय पे बोल दे या 2 विषय पे बोल दे, राज्य विधानमंडल की इसके संबंध में आपको पावर दी जाती है कि आप इसके पे क्या बनाइए, आप इस पे मतलब कार्य कीजिए, तो उस पे कार्य कौन करता है, फिर पंचायत करती है। ठीक है, तो फंक्शन बातें सेम है, जैसे अगर म्युनिसिपैलिटीज पढ़ेंगे यहाँ पे 18 सब्जेक्ट होंगे और यहाँ पे क्या 12 शेड्यूल होगी, बाकी सारी चीजें सेम है, तो मैं वहां पे भी अलग से नहीं बताऊंगा, इन चीजों को मैं यही क्लियर करता हुआ चल रहा हूं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट है फाइनेंस कहां से आएगा, वित्त कहां से आएगा। भाई देखिए, अगर विकास करना है तो वित्त की यानी फाइनेंस की भी जरूरत पड़ेगी, यानी अगर सीधा सीधा बोले तो पैसे की जरूरत पड़ेगी, मनी या धन की जरूरत पड़ेगी, तो पैसा कहां से आएगा भाई, पैसा आएगा या तो क्या है, जो सरकार है वो ऑथोराइज कर दे पंचायत को कि आप टैक्स है जो टैक्सेशन की पावर दे दे, यानी फाइनेंस कहां से आएगा, यानी वित्त कहां से आएगा। तो पहला तो क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल ऑथोराइज कर दे, यानी शक्ति दे दे, क्या, टैक्सेशन पावर, यानी कराधान की शक्ति दे दे, किसकी, कराधान की शक्ति, राज्य विधानमंडल शक्ति दे दे किसकी, कराधान की शक्ति, और वो कराधान है जो मतलब वो पैसा आएगा वो क्या है, फिर ग्राम पंचायत या पंचायत अपने विकास में लगा सकती है। दूसरा क्या है, ये जो टैक्सेशन पावर है, ये टैक्स है जो किसके, राज्य सरकार कलेक्ट कर ले, यानी सेकंड क्या है, जो टैक्स है लगाया जाए और कलेक्ट किया जाए, यानी लेवी एंड कलेक्ट बाय, यानी लगा दिया जाए और संग्रहण कर लिया जाए किसके द्वारा, बाय स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार द्वारा, और उसके बाद किसको ये असाइन कर दिया जाए, सौंप दिया जाए किसको, पंचायत को। ठीक है, क्या फर्क है पहले वाले में, यहां तो जो पंचायत है वही क्या कर रही थी,
वही टैक्स पावर थी, वही तो जो टैक्स लगा रही थी वही क्या कर रही थी, टैक्स को कलेक्ट कर रही थी। लेकिन सेकंड पॉइंट में जो टैक्स है वो लगाया भी जाएगा और कलेक्ट भी किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और कलेक्ट करने के बाद उसको सौंप दे किसको, पंचायत को, तो जिससे पंचायत क्या कर सके, विकास कार्य कर सके। ठीक है। थर्ड क्या है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ जो स्टेट है उससे ग्रांट इन एड यानी अनुदान की मांग कर ले। थर्ड क्या है, ग्रांट इन एड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट यानी अनुदान की मांग कर दे, अनुदान के रूप में। ठीक, अनुदान के रूप में पैसा मिल जाए और उसको कहां यूज कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं कहां पे, पंचायत के विकास कार्यों में। उसके बाद क्या है, एक स्टेट फाइनेंस कमीशन को बना दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन। इसमें एक और लिख लो, या कोई फंड बना दी जाए, फंड्स यानी निधियां बना दी जाए, किसके लिए, पंचायत के लिए। ठीक है। तो यहां पे या वो क्या बोलेंगे, राज्य क्या वित्त आयोग का गठन। ठीक है, राज्य वित्त आयोग का गठन। तो ऐसे क्या है, पंचायत को पैसा मिल सकता है विकास के लिए, और सारी की सारी चीजें पंचायत के लिए भी है और म्यूनिसिपैलिटीज के लिए भी है। ये मैं दोबारा आपको जब म्यूनिसिपैलिटीज पढ़ाऊंगा उसमें नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो ये था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो देखो ऐसे पैसा मिलता है, आ सकता है किसके पास, पंचायत के पास, डेवलपमेंट वर्क के लिए यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास के लिए। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो फिर इलेक्शन की, भाई अब देखो ये तो हो गया क्या, ये तो पैसा से संबंधित भी हो गया। अब इलेक्शन कैसे हो सकता है फिर इसका, पंचायत का इलेक्शन कौन कराएगा। तो देखो जो विधानसभा तक के जो इलेक्शन है, विधान परिषद, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव हैं वो किसके द्वारा करवाए जाते हैं, वो करवाए जाते हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत का निर्वाचन आयोग है, चुनाव आयोग है, उसके द्वारा करवाए जाते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जो विधानसभा के जो चुनाव है किसके द्वारा करवाए जाते हैं, और ऑप्शन में होता है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। आप हमेशा ध्यान रखना, जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो सिर्फ और सिर्फ पंचायत के और नगर पालिकाओं के इलेक्शन करवाते हैं। विधानसभा, विधान परिषद यानी राज्य विधानमंडल के जो इलेक्शन है वो भी जो भारत का चुनाव आयोग है उसके द्वारा करवाए जाते हैं। ठीक है। इससे जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इससे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा, इससे नेक्स्ट टॉपिक ही हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इलेक्शन देखो नहीं, स्टेट फाइनेंस कमीशन देख लेते हैं एक बार। स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये एक बार बीच में छूट गया था। ठीक है, मैंने बताया था भाई कैसे और आ सकता है, एक राज्य वित्त आयोग बना दे, क्या, राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग किसके द्वारा, बाय गवर्नर, राज्यपाल के द्वारा बनाया जाता है, और किसके लिए, फॉर 5 years, 5 साल के लिए बना दिया जाता है। अब इसका काम क्या होता है, मैं वैसे मौखिक रूप से बता देता हूं। एक तो जो पंचायत होती है उनके जो फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट के लिए यानी वित्तीय, उनके मतलब वित्तीय मजबूती के सुझाव के लिए क्या करते, कार्य करते। दूसरा क्या है, ये सुझाव देते कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पंचायत का जो ग्रांट इन एड यानी अनुदान कितना होना चाहिए, यानी जो राज्य का संचित निधि है उसमें पंचायत की भागीदारी कितनी होनी चाहिए, इस बात का सुझाव ये देते हैं। अगर किसी को नोट करना आप नोट भी कर सकते हो। ठीक है। और कोई जो कार्य गवर्नर के द्वारा वित्त से संबंधित कार्य है इसको सौंपे जाते हैं, वो भी कार्य कौन करता है, वो भी कार्य करता है कौन, वो कार्य भी करता है जो स्टेट फाइनेंस कमीशन। 3 कार्य है। पहला क्या बताया, ये सुझाव देते हैं कि किस तरह से एक पंचायत का इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा क्या बताया मैंने, दूसरा बताया ये सुझाव देते हैं कि पंचायतों का कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, राज्य की संचित निधि में कितनी भागीदारी होनी चाहिए। और तीसरा क्या है, वित्त के संबंध में कोई ऐसा कार्य, वित्त के संबंध में कोई कार्य जो राज्यपाल इनको सौंप दे, वो कार्य भी ये करते हैं। ठीक है। तो ये था स्टेट फाइनेंस कमीशन, इतना ही आपको याद रखना, राज्यपाल के द्वारा बनाया जाता है और कितने साल के लिए, 5 साल के लिए बनाया जाता है। अब आता स्टेट इलेक्शन कमीशन, जिसका हम अभी डिस्कस कर रहे थे, इससे पहले पॉइंट जो मैं ये स्किप कर गया था। ठीक है। स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन,
तो स्टेट फाइनेंस कमीशन राज्य निर्वाचन, राज्य चुनाव आयोग या राज्य आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। इसमें एक तो पंचायत का चुनाव करवाता है और एक म्युनिसिपैलिटीज यानी नगर पालिकाओं का। किसका? नगर पालिकाओं का। तो ये तो आर्टिकल 243I में होता है और ये 243Y में, ठीक है, इनको आप याद रखना। तो देखो म्युनिसिपैलिटीज नगर पालिकाओं का और पंचायत का इलेक्शन कौन करवाता? स्टेट फाइनेंस कमीशन का, सॉरी स्टेट इलेक्शन कमीशन आएगा यहाँ पे, इट्स माय मिस्टेक, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो ये पंचायतों का क्या करवाते हैं? पंचायतों का निर्वाचन करवाते हैं। अब देखो जो स्टेट फाइनेंस इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ लेते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन एक 1 मेंबरी बॉडी है, एक सदस्य क्या है? संस्था है। स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट, सॉरी जो पीछे वाला पॉइंट था वो फाइनेंस का था, मैं उसमें स्किप कर गया, ठीक है। यानी ये क्या था? स्टेट फाइनेंस कमीशन था। आर्टिकल 243I और आर्टिकल 243Y, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग क्या है? पंचायत के लिए और नगर पालिका के लिए क्या है? स्टेट फाइनेंस कमीशन है। अब अगर बात करें चुनाव की, किसकी? चुनाव की अगर बात करें तो चुनाव में क्या है? एक जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो एक 1 मेंबरी बॉडी है। स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या है? 1 मेंबर बॉडी है, एक सदस्यीय बॉडी है, ठीक है। और ये किसके द्वारा चुना जाता है? एक सदस्य चुना जाता है ये राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा चुना जाता है और राज्यपाल के द्वारा इसकी सेवा शर्तें नियुक्त की जाती है, यानी अपॉइंट किया जाता है। एंड सर्विस कंडीशन है, तो इसकी क्या सेवा शर्तें रहेंगी? किसके द्वारा? बाय गवर्नर, राज्यपाल के द्वारा। सभी चीजें वहां पे सेम है म्युनिसिपैलिटीज नगर पालिकाओं में, ठीक है। अब देखो जो आर्टिकल 243K में पंचायत इलेक्शन है, 243K में क्या है? पंचायत के इलेक्शन है। 243I में क्या था? स्टेट फाइनेंस कमीशन था, किसके लिए? पंचायत के लिए। 243I में क्या था? स्टेट फाइनेंस कमीशन था, किसके लिए? पंचायत के लिए। और चुनाव किस में है? 243K में है। ये जो क्वेश्चन है ये पूछे जाते हैं। अब देखो जो इसका कार्य क्या है स्टेट इलेक्शन कमीशन का, स्टेट इलेक्शन कमीशन का कार्य क्या है? मेन तौर पे 2 कार्य, एक तो क्या है? प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल, इलेक्टोरल रोल यानी मतदाता सूची तैयार करना, मतदाता सूची तैयार करना, ठीक है। और दूसरा क्या बताया मैंने? इलेक्शन, किस किस का इलेक्शन? पंचायत का इलेक्शन, म्युनिसिपैलिटीज का इलेक्शन, ठीक है। तो ये क्या है? ये कार्य किसका? ये कार्य है स्टेट इलेक्शन कमीशन का। अब उसके बाद कुछ ऐसे भी एक क्षेत्र है जहां पे जो हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या है? लागू नहीं हुआ था उस समय पे। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं। तो कौन कौन से हैं? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नॉट इम्प्लीमेंटेड, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नॉट इम्प्लीमेंटेड यानी लागू नहीं है। तो एक तो क्या है? सबसे पहले एक तो नागालैंड है, ठीक है, मिजोरम और मेघालय है। कौन से है? नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है? जो मणिपुर का हिल एरिया है, क्या? हिल एरिया ऑफ मणिपुर, यानी मणिपुर का जो हिल एरिया है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जो वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग एरिया है, दार्जिलिंग है डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में क्या? दार्जिलिंग। जो दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है, मतलब वहां पे गोरखा हिल काउंसिल है जो प्रशासन चलाती है। कौन? गोरखा हिल काउंसिल। गोरखा पहाड़ी जो परिषद है वहां पे क्या करती है? वहां का प्रशासन चलाने का काम करती है, इसलिए वहां पे पंचायती राज क्या है? लागू नहीं है। और जो 5th शेड्यूल में शेड्यूल एरिया और शेड्यूल
ट्राइब दी हुई है 5th शेड्यूल में, 5वीं सूची में क्या है, एक तो शेड्यूल एरिया, ट्राइबल एरिया, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र। ठीक है, इनमें क्या है, इनमें भी लागू नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 में आया था, ठीक है, पैसा जिसको बोलते हैं 1996, इसको एक्सटेंशन एक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, पंचायत एक्सटेंशन ऑफ सोशल शेड्यूल एरिया एक्ट 1996, इसमें क्या है, इस क्षेत्र में यानी 5th शेड्यूल में जो शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया है वहां तक पंचायती राज को बढ़ा दिया गया था। ठीक है, और जो ऑडिट है, ऑडिट करवाने का काम यानी किसका है, राज्य विधानमंडल का होता है, यानी पंचायतों का ऑडिट करवा सकते हैं, लेखा जोखा का जो जांच है वो हो सकती है। ठीक है, तो ये था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो हमारा पंचायती राज लागू हुआ 1992 में जो एक्ट आया था, और 24 अप्रैल 1993 को जो हमारा जो संशोधन था वो लागू हुआ। ठीक है, एक्ट जो लागू हुआ, पंचायती राज जो लागू हुआ, तो ये हमारा पूरा का पूरा पंचायती राज क्या हुआ, खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी म्युनिसिपैलिटीज देखेंगे। उसमें लगभग मैं सारी चीजें आपको रिवाइज करवाऊंगा, बहुत कम चीजें लिखवाऊंगा, और उसके बाद हमारा लोकल गवर्नमेंट का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूं सभी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, सभी चीजों को आप समझ पाने में सक्षम भी, सभी चीजों को नोट जरूर कर रहे हैं। मैं ऐसी भी उम्मीद आपसे करता हूं। अगर कोई साथी हमारे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। जो अच्छा कंटेंट चाहते हैं यानी क्वालिटी कंटेंट की जिसको जरूरत है उनके पास आप शेयर जरूर करना, और कमेंट में बताना हमारी जो पॉलिटी की सीरीज चली हुई है वो आपको कैसी लग रही है, और जो लोकल गवर्नमेंट की क्लासेस चली हुई है, लोकल गवर्नमेंट का चैप्टर चला हुआ उसके बारे में आपकी क्या राय है। और कुछ राय अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हो तो कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हो। इस चैनल पे जुड़े हुए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथियों को अनूप पुनिया की ओर से नमस्कार।